नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सब कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी जिनपिंग ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत इतना आक्रामक रुख अख्तियार कर लेगा, यह चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चुशूल में हुई कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत ने चीन को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। अगर चीनी सेना ने तनिक भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे रोकने के लिए भारत के जवानों की बंदूक गोली से बात करेगी। भारत सरकार ने चीन की किसी भी हिमाकत पर अपनी सेना को सीधे गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब यही है कि भारत साम्यवादी मुल्क के झांसे में नहीं आने वाला है। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा एलएसी के तनाव को अभूतपूर्व बताने वाला बयान यकीनन हालातों के भयावह होने का संकेत है, जिसमें भारत का संकल्प और चीन की प्राज्य का इशारा भी मिलता है। यह तनाव जितना ज्यादा गर्माएगा, जंग की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। वैसे भी इसके इतनी जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है और दोनों ही देश टकराव से बस कुछ कदम के फासले पर खड़े हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि भारत चीन के बीच जंग की नौबत आएगी भी या फिर बातचीत से इस विवाद का लिया जाएगा। सवाल यह भी है कि 15 जून, 29 अगस्त और 27 सितंबर की झड़पों के बाद आज दोनों देश कहां पर खड़े हैं। विदेश मंत्री बार बार एलएसी की स्थिति पर जो बयान दे रहे हैं, क्या वह किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर इस तनाव से भारत कहीं ना कहीं विचलित हो रहा है। एक सवाल यह भी है कि अगर एशिया की दो महाशक्ति आपस में टकराई तो यह टकराव कितने दिन तक चलेगा और इसमें जीत किसकी होगी। यह ऐसे सवाल हैं जो हर आदमी के दिमाग में कौंध रहे हैं, क्योंकि गलवान के पीपी पॉइंट 14 पर हुई खूनी झड़प को आज 103 दिन हो चुके हैं। इन 3.5 महीने में लगभग 8 बार मोल्डो में सैन्य अधिकारी वार्ता कर चुके हैं, मगर आज तक भी कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल सका है। इसलिए आशंका है कि भारत चीन किसी भी वक्त जंग के मैदान में कूद सकते हैं। खास बात यह है कि 1975 के बाद एलएसी पर गोलियां भी चली है और 1975 के बाद ही दोनों पक्षों के सैनिक भी शहीद हुए हैं। 1975 में भी चीन ने सीमा क्रॉस की थी और साथ ही 4 भारतीय जवान भी शहीद किए थे। तब भी चीन ने अपनी सैनिकों की मौत की गिनती छुपाई थी। इस बार 40 से ज्यादा सैनिक मरे तो कभी 1 बताया और कल 5 बताए हैं। अगर कोई यह कहता है कि भारत चीन के बीच युद्ध शुरू होना बाकी है तो वह कहीं ना कहीं स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है। भारत चीन के बीच एलएसी पर हर रोज युद्ध लड़ा जा रहा है। यह सीमित जरूर है, मगर इसका दायरा किसी भी वक्त बढ़ सकता है। डेप्सोंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 पर रोज तनातनी हो रही है। भारत इन पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की कोशिश करता है तो पीएलए के जवान उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पिछले हफ्ते ही यहां 3 बार झड़पें हो चुकी है। हालांकि वे मारामारी वाली स्थिति में नहीं पहुंची है, मगर उनमें आक्रामकता दोनों ही तरफ रही है। इसके अलावा साउथ पैंगोंग में भी तनाव बढ़ चुका है। चीनी सैनिक 7 सितंबर को ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े थे। तब भारतीय जवानों ने उनका मंसूबा नाकाम कर दिया था, मगर 24 सितंबर तक वे 4 बार ऐसी कोशिशें कर चुके हैं। चीनी सैनिकों के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत ने अपनी फौज को गोली चलाने की छूट दे दी है। पीएलए द्वारा दक्षिणी पैंगोंग में लगातार एलएसी के उल्लंघन के कारण यह छूट दी गई है। इन तमाम घटनाओं को युद्ध से तर करके नहीं देखा जा सकता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे चीन सुनियोजित तरीके से चला रहा है, ताकि भारत के जवानों को परेशान करके उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाए कि वे उकसावे में चीन पर कोई बड़ा हमला कर दे। बाद में चीन भारत की इस कार्रवाई को अपने हित में इस्तेमाल करके भारत पर हमले का बहाना तैयार कर लेगा। यानी चीन भारत पर दोष बढ़ने के बहाने तलाश रहा है कि पहला हमला भारत ने उसके ऊपर किया है, जबकि चीन प्रतिरक्षा में जंग में कूदा है। ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वार नाम की किताब में लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े ही दुश्मन को पस्त कर दो। भारत के साथ चीन इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है, मगर 376 ईसा पूर्व भारत में चाणक्य ने भी युद्ध नीति पर सारगर्भित बातें कही है। उन्होंने लिखा है कि शत्रु चाहे कैसा भी हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके हराया जा सकता है। शत्रु के मित्र और शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बना लो, ताकि हमारे किए हुए वार की कीमत दुगनी हो जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि जब राजा शक्तिशाली हो तभी राष्ट्र उन्नति करता है। शक्तिशाली राजा से सभी डरते हैं। देश हित के लिए संधि तोड़ने का काम शक्तिशाली राजा ही कर सकता है। कमाल की बात यह है कि अगर भारत चीन के बीच की घटनाओं को देखा जाए तो चीन जहां पर जनरल सुन जू की नीति पर चल रहा है, पीएम मोदी चाणक्य नीति की एक एक बात को सत्य करते दिखते हैं। चाणक्य की सामदंड भेद की रणनीति का पीएम मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चीन के मित्र रूस को उसके करीब नहीं जाने दिया है, जबकि ताइवान को भारत के और नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही दुनिया में चीन सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के भरोसे रह गया है।
मोदी लगातार चीन पर आर्थिक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है। भारत पहले ही दुनिया को बता चुका है कि चीन ने एलएसी का उल्लंघन किया है। अब भारत ऐसे बयान दे रहा है कि एलएसी पर हालात अभूतपूर्व हो गए हैं। ऐसा कहकर वह दुनिया को यह बताने की कोशिश में है कि चीन ने युद्ध जैसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं और भारत पर चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी चीन द्वारा उसके ऊपर जंग थोपने की सच्चाई बताकर भारत दुनिया में अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। यह भी चाणक्य नीति का हिस्सा है कि शत्रु को कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह पराजित कर दो ताकि भविष्य में अपनी जीत को और मजबूत किया जा सके। भारत ने चीन को घुटनों पर लाने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। रण क्षेत्र से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर बिसाते बिछा दी गई है। इससे बच पाना चीन के लिए अब आसान नहीं रह गया है। बड़ी बात यह है कि चाणक्य नीति के सामने फौजी जनरल सुन जू की नीति कमजोर साबित हुई है। चीन ने इसी नीति के तहत प्रोपेगेंडा वीडियो भारत को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनसे भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। उल्टा भारत की कूटनीति के जाल में वह बुरी तरीके से फंस गया है। भारत को यह बताने में सफलता मिली है कि चीन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी ताकत की नुमाइश करके भारत को धमकाने के प्रयास में है। यानी चीन का दांव उल्टा पड़ चुका है और अब वह कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आता है। अब अगर चीन जंग की शुरुआत करता है तो यह उसके द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम माना जाएगा। उसे सिवाय पाकिस्तान के किसी अन्य देश का साथ नहीं मिल पाएगा, जबकि भारत को ताइवान का साथ मिल सकता है। संभव है कि पश्चिमी देश भी भारत की मदद करेंगे, पर बावजूद इसके भारत आज उस हालत में है कि वह चीन को अकेला ही धूल चटा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो चीन 10 दिन भी भारतीय फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जबकि भारत के पास 40 दिन तक लगातार युद्ध के लिए गोला बारूद और ऑयल रिजर्व मौजूद है। भारत चीन को पटकनी देने की पूरी रणनीति बना चुका है, जिसमें सबसे पहले चीन के सप्लाई रूट और उसके एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद किया जाएगा। इसलिए चीन अब बातचीत के ज्यादा राग अलापने लगा है। पर चीन पर विश्वास करना भारत के लिए भी आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि चीन एक अविश्वसनीय मुल्क है। यह साम्यवादी देश किसी भी वक्त पीठ में छुरा घोंप सकता है। चीन पर सुपर पावर बनने का जो जुनून चढ़ा हुआ है वह एलएसी से लौटने पर कम तो नहीं होगा, मगर यह उसके लिए अपमानजनक स्थिति जरूर बन सकती है। चीन के इर्द गिर्द मोदी कूटनीति का शिकंजा उसको निरंतर दुविधा में डाल रहा है। वह एलएसी पर अतिक्रमण करना भी चाहता है, मगर भारत का रुख देखकर वापस लौटने पर विचार भी करता है। पर दोनों ही स्थिति में उसको अपनी पराजय नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि फौजी जनरल ने एक बकलोली करके चीन को सूली पर तो चढ़ा दिया, मगर उसने ये नहीं लिखा कि अगर चीन के सामने मोदी जैसा पर्वत डट गया तो उससे चीन कैसे बच पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।